Hello everyone. Today we will start our chapter number 7 named Directing. The topic will cover in a two lecture. This is the part 1 of the half lecture and part 2 will update soon. So start with meaning. What is directing? Previously we know what is planning, organizing, staffing. This is the fourth function of management, that is directing. इसके पहले हम लोगों ने प्लान किया था what to do, how to do in each and every aspect of the planning. उसके बाद we organize the things and humans in staffing. Now अब जो प्लानिंग का आई कैन से दैट द मैनेजमेंट का एक्चुअल फंक्शन, मतलब मैं बोल सकता हूं कि अभी तक तो हम लोग प्लानिंग करते आए थे टिल स्टाफिंग. अभी तक हम लोगों ने वर्क स्टार्ट नहीं किया था. अब वर्क स्टार्ट होगा डायरेक्टिंग से. अब हम लोगों को गाइड करना चालू करेंगे, इंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे, इंस्पायर करना चालू करेंगे, काउंसिल करेंगे, ओवरसी करेंगे, लीड करेंगे. ये सब कुछ हम लोग क्या करने वाले हैं, अब डायरेक्ट करना चालू होंगे. मीन्स अगर आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो तो स्टाफिंग तक तो आप उस प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हो. टिल स्टाफिंग आप कुछ भी नहीं करते. नो सिंगल फिजिकल एक्टिविटी इज डन टिल द स्टाफिंग लेवल या स्टाफिंग फंक्शन तक. बट जब डायरेक्टिंग स्टार्ट होता है तब जाके आप एक्चुअल फंक्शन चालू करते हो. मतलब एक्चुअल वर्क अगर स्टार्ट होता है, अगर पूछा जाएगा आपसे कि एक्चुअल फिजिकल वर्क कब शुरू होगा फैक्ट्री में, आपने सोचा है तो वो डायरेक्टिंग से शुरू होगा. कब से शुरू होगा? डायरेक्टिंग से. तो जल्दी से डायरेक्टिंग का डेफिनेशन देख लेते हैं. डायरेक्टिंग रेफर्स अ प्रोसेस ऑफ अ टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, काउंसलिंग, ओवरसीइंग एंड लीडिंग पीपल टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है. इट इज अ कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस, कंटिन्यूअसली चलेगी, दैट गोज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के पूरी लाइफ तक में डायरेक्शन चलता रहता है. ठीक है. नेक्स्ट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डायरेक्शन में देखते हैं. तो पहला, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. मैंने बोला है एक्शन चालू कहां से हो रहा है? डायरेक्शन से. उसके पहले तो सारा प्लानिंग का प्रोसेस था, हमने नाम अलग अलग दे दिए पर अभी तक हम लोगों ने कुछ काम किया नहीं है. वर्क कहां से शुरू होगा? वर्क शुरू होगा हमारा डायरेक्टिंग से. डायरेक्टिंग ही एक ऐसी स्टेज है जहां पे हमारा काम स्टार्ट होता है, वर्क बिगिन होता है. ठीक है. तो वर्क स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग से. तो डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. सेकंड, कंटीन्यूअस फंक्शन है. ठीक है. मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दे दिया तो जो सुपरवाइजर है या फिर हम लोग बोल सकते हैं सुपीरियर है वो भूल जाएगा. वो क्या करेगा? वो कंटिन्यूअसली गाइड करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, मोटिवेट करेगा, कोई गलती है तो उसको सुधारेगा. ये सब कुछ चीजें कहां करेगा? वो कंटिन्यूअस फंक्शन में. ठीक है. देन डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल. ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग बस टॉप से मिडिल लेवल पे जा रहा है, सब लेवल पे डायरेक्शन जाता है. सारी लोकेशन पे डायरेक्शन वर्क करता है. ठीक है. क्योंकि हर मैनेजर को सुपरवाइज, गाइड और मोटिवेट करने की जरूरत होती है अपने सबऑर्डिनेट्स को. तो डायरेक्शन जो है वो सारी प्लेस पे लगेगा, हर लेवल पे लगेगा, हर लोकेशन पे लगेगा. हर सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के रिलेशन जहां पे होगा वहां डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट रहेगा. डायरेक्टिंग फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. डायरेक्शन कहां से कहां जाता है? टॉप लेवल से बॉटम लेवल पे जाता है. मतलब टॉप से मिडिल पे जाएगा या मिडिल से लोअर पे जाएगा या लोअर से कहां जाएगा? तो लोअर के सुपरवाइजर से कहां तक जाएगा? लेबर तक जाएगा. तो टॉप से बॉटम साइड जाएगा. डायरेक्शन लोअर से अपर साइड नहीं जाता क्योंकि डायरेक्ट आप अपने सबऑर्डिनेट्स को करते हो. ठीक है. हर लेवल पे रहेगा ये जरूरी है, बट टॉप से लोअर साइड में फ्लो होगा. परफॉर्मेंट ओरिएंटेड रहता है ये. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शन के थ्रू उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है. किसकी? सबऑर्डिनेट्स की. तो उसके परफॉर्मेंस के ओरिएंटेशन में आपको डायरेक्शन देना रहेगा. अगर वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो बार बार उसको उंगली करने का जरूरत नहीं है कि अच्छा परफॉर्म कर, अच्छा परफॉर्म कर. वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है ना. जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा उसको डायरेक्शन देने का जरूरत है, उसको गाइड करने का जरूरत है, उसको सुपरवाइज करने का जरूरत है. ठीक है. जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसी को उंगली करते हैं ना हम लोग भी कि भैया पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले. जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ता है तो हम लोग उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली उसको गाइड करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो कर लेगा. बट मुझे पता है कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगे या वो बच्चा जो वीक है पढ़ाई में वो नहीं कर पाएगा, तो उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली मैं गाइड करूंगा. ठीक है. और नेक्स्ट थिंग,
डायरेक्शन से अब ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब डायरेक्शन भी हमें ह्यूमन बिहेवियर को देख के देना रहता है। अगर ऐसा है कि भैया उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो हम उसको डायरेक्शन उस वे में देंगे। अगर लगेगा कि नहीं उसका बिहेवियर बहुत अच्छा फ्रेंडली है, तो हम उस बिहेवियर में देंगे। हम लोग डायरेक्शन इंटरपर्सनल और इंटर ग्रुप रिलेशनशिप को देखकर भी देते हैं, ताकि ये इम्प्रूव हो। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, डायरेक्शन ऐसे देना है कि वो मोटिवेट हो और पॉजिटिव मोटिवेट हो। नेगेटिव मोटिवेट होने के लिए डायरेक्शन नहीं देना, तो ह्यूमन एलिमेंट को देखते हुए डायरेक्शन देना रहता है। तो दिस आर द की फीचर्स ऑफ द डायरेक्टिंग। इंपॉर्टेंस क्या क्या है? सबसे पहले वही सेम इंपॉर्टेंस आ गई, इनिशिएट करता है एक्शंस को। दूसरा, इंटीग्रेट करता है एम्प्लॉइज के एफर्ट्स को। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है बेटा? इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ता है। ये सारे डिफरेंस लेवल पे डिफरेंट जॉब और पोजीशंस वालों को ये इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का हिंदी में मतलब होता है एकीकरण। तो ये जोड़ता है, एक दूसरे को इंटीग्रेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। क्योंकि डायरेक्शन में ऐसा नहीं है कि बस आप चिल्ला के किसी को डायरेक्शन दे दोगे तो वो मोटिवेट हो जाएगा, या आप उसको बहुत ज्यादा इंथुजियाज्म के साथ करोगे तो मोटिवेट हो जाएगा। आपको डायरेक्शन इस वे में देना है कि वो जो वर्क कर रहा है वो एफिशिएंटली, इफेक्टिवली करे। ठीक है, और बहुत अच्छे से करे और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए करे। तो डायरेक्शन ऐसा देना है आपको ताकि वो उससे मोटिवेट हो और पॉजिटिवली मोटिवेट हो। ठीक है, ताकि उनका इंकरेजमेंट हो, ताकि वो क्या करे, इंकरेज हो वर्क करने के लिए। नेक्स्ट, ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बैलेंस कैसे आएगा ऑर्गेनाइजेशन में? क्यों? क्योंकि आप जब भी किसी पर्सन को मोटिवेट करते हो, डायरेक्ट करते हो, तो वो पर्सन उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। उसका एटीट्यूड बन जाता है कि भैया हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। जब उसका ये एटीट्यूड बनता है और सारे लेवल पे अगर आप मोटिवेट करते जाओगे, सारे लेवल्स पे अगर आप टॉप, मिडिल, लोअर, लोअर के नीचे भी अगर आप मोटिवेट करते जाओगे, डायरेक्ट करते जाओगे, तो एक बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा। आपका वर्क कहीं भी किसी भी लेवल पे नहीं रुकेगा और एक स्टेबिलिटी आपके इसमें आ जाएगी। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशनशिप जो होंगे वो बहुत स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा चीज, आप वो जो डायरेक्शन दे रहे हो टॉप से लेकर वो मिडिल तक में, और मिडिल के बाद लोअर, और लोअर के बाद जो वर्कर्स है, वर्कर्स तक में एक जैसा जाएगा। तो डायरेक्शन जो होगा, वो डायरेक्शन जो होगा वो स्टेबिलिटी भी लाएगा और साथ में क्या लेके आएगा, बैलेंस भी लेके आएगा। तो आपके इसमें थोड़ी थियरी लिखी हुई है बहुत सारी। ठीक है, वो थियरी एक बार रीड आउट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा इजी इजी वे में थियरी। नेक्स्ट जो है, टू फैसिलिटेट चेंजेस। डायरेक्शन हेल्प भी करता है अगर कहीं चेंज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें डायरेक्शन का मतलब क्या है? डायरेक्शन का मतलब है आप सामने वाले को कुछ चीज बता रहे हो इन अ सम मैनर। तो जब आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो अगर कोई चेंज भी आए तो उस चेंज को भी आपको अप्लीकेबल करना पड़ेगा डायरेक्शन के थ्रू। उसमें आप मोटिवेशन भी लेके आओगे, उसमें आप गाइडेंस भी लेके आओगे, उसमें आप सुपरविजन भी लेके आओगे। ये चीजें आप सब करोगे डायरेक्शन के थ्रू। तो वो जो चेंज है, वो चेंज को लाने में, वो चेंज को एप्लीकेबल करने में फैसिलिटेट कौन करेगा? फैसिलिटेट करेगा डायरेक्शन। ताकि वो चेंज क्या हो, वो चेंज जो हो सबऑर्डिनेट्स या उनके सबऑर्डिनेट्स इजीली मैनर में एक्सेप्ट करें, इजी मैनर में इंप्लीमेंट करें, इजी मैनर में, और वो चेंजेस उनके लिए बेटर हो, ये उनको पता चले। ठीक है, तो ये चीजें जो होती है, ये डायरेक्शन की क्या है, इंपॉर्टेंट या एडवांटेजेस है। नेक्स्ट, अब डायरेक्शन के एलिमेंट्स की बात करूं, कंपोनेंट या एस्पेक्ट की बात करूं, तो देयर इज एन 4 एस्पेक्ट और एलिमेंट है जिनसे मिलकर डायरेक्शन बना है। पहला सुपरवाइज करना, जिसको आपने सुपरविजन सुना होगा। नेक्स्ट, मोटिवेशन करना। एक है कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट कर रहे हो, डायरेक्ट तो विदाउट कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगा। एंड नेक्स्ट, लीडरशिप क्वालिटी आप में होनी चाहिए। विदाउट लीडरशिप के आप डायरेक्ट सही से नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट तो कर पाओगे पर सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इन 4 एलिमेंट से मिलकर डायरेक्शन बनता है। हम सबसे पहले सुपरविजन को देखते हैं। सुपरविजन का मतलब होता है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना या ऑब्जर्व करना एम्प्लॉइज को। मतलब आप सिंपल सिंपल चीजें कर रहे हो, उसको बता रहे हो, उसको गाइड कर रहे हो या उसको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये क्या कहलाएगा, सुपरविजन।
सुपरविजन यूजली दो वर्ड से बना है, सुपर जिसका मतलब होता है ओवर और अबाव, मतलब सुपर से समझ में आ गया ये कौन कर रहा होगा, ये कर रहा होगा कौन, सुपीरियर पर्सन। सुपीरियर का मतलब आपका सीनियर पर्सन। किसको कर रहा होगा गाइड, किसको कर रहा होगा, सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहा होगा, मतलब सीनियर जो है वो सबऑर्डिनेट को गाइड कर रहा है। सुपर विजन का मतलब देखना, मतलब जब सुपीरियर पर्सन अगर सबऑर्डिनेट को देखता है वर्क करते हुए, उसको ऑब्जर्व करता है, तो उसी को क्या बोला जाएगा, सुपरविजन। तो सुपरविजन मीन्स सीइंग द एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉइज फ्रॉम ओवर एंड अबव, ऊपर से देखना कि वो सही कर रहा है नहीं कर रहा है, दैट्स इट। यही क्या है बेटा, सुपरवाइज करना। ठीक है। मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोटिवेशन क्या है, तो मोटिवेशन का मतलब स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग और इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म देयर बेस्ट कैपेसिटी, मतलब उनकी अंतरात्मा को जागृत कर देना ताकि वो अपनी बेस्ट लेवल पे वर्क कर सके। बहुत बार अपन सुनते हैं ना किसी टीचर को या किसी मोटिवेटर को, मोटिवेटर आपने सुना होगा, ठीक है। तो मोटिवेटर जैसे कोई स्पिरिचुअल गुरुज हो सकते हैं, ठीक है, या बहुत सारे यूट्यूब्स पे आप देखते होंगे बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं आपको, बहुत सारे टीचर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं। क्यों कर रहे हैं वो, ताकि आप अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे परफॉर्म कर पाओ। इस बेस्ट कैपेसिटी से ऑर्गेनाइजेशन का क्या फायदा है, ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्ट फायदा है कि अगर अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे वर्क करोगे तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव एफिशिएंटली भी होगा और इफेक्टिवली भी होगा। तो एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को बेस्ट कैपेसिटी तक पहुंचाना, उसके लिए इंड्यूस करना, इंस्पायर करना, स्टिमुलेट करना, यही मोटिवेशन। ठीक है। ये साइकोलॉजिकल टर्म है, ये फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। मोटिवेट फोर्सफुली आप नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते। हिटलर किसी को भी फोर्सफुली मोटिवेट नहीं कर पाया, आज तक नहीं कर पाया हिटलर तक। गांधी जी भी नहीं कर पाए, फोर्सफुली मोटिवेट नहीं कर पाए। ये साइकोलॉजिकल टर्म है। अगर आपकी साइकोलॉजिकल टर्म तक आप पहुंच पाया सामने वाला मोटिवेटर, तो आप मोटिवेट हो जाओगे। बहुत सारे टीचर्स आते हैं मोटिवेट करते हैं, पर बहुत बार आपको लगता है क्या बकवास कर रहा है यार, हमें पता है सब, आप मत बताओ सब। पर बहुत सारे टीचर्स होते हैं जिनको देख के ही मोटिवेट हो जाते हैं, उनको मोटिवेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप उनसे सीख जाते हो कि यार सर इस जगह पे है, हमको भी होना चाहिए, ये पर्सन इस जगह पे, हमें भी होना चाहिए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ऐसे, जो आप साइकोलॉजिकल उनसे ऐसे कनेक्ट कर लेते हो कि यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये इसने कैसे कर लिया मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो ये साइकोलॉजिकल टर्म है, ये फोर्सफुली नहीं किया जा सकता। अब इसके थोड़े से हम लोग इंटर रिलेटेड टर्म्स पढ़ लेते हैं। मोटिव, मोटिव मीन्स क्या, मोटिव इज इंटर स्टेट या डिजायर। आपके अंदर की आत्मा अगर आपको बोल दे कि हाँ मुझे ये करना है, तो आप कर पाओ, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, फोर्सफुली नहीं कर पाओगे। पापा दो चाटा मार देंगे, मोटिवेट नहीं होंगे, पर मम्मी प्यार से एक बार समझा देगी, आप मोटिवेट हो जाओगे। फोर्सफुली नहीं हो सकता, साइकोलॉजिकली होगा। इनर स्टेट है, डिजायर है आपका, इट मूव्स टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल, मैंने बोला है गोल्स के लिए अचीव करना। और विलिंगनेस टू डू वर्क, विलिंगनेस टू डू वर्क, आपकी अंतरात्मा जागृत होनी चाहिए, दैट इज अ मोटिव। मोटिवेशन क्या है, ये प्रोसेस है इंड्यूसिंग द पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश द गोल, ये प्रोसेस है मोटिवेशन। मोटिवेटर्स कौन कौन होते हैं, मोटिवेटर्स वो लोग होते हैं जो या तो इंसेंटिव से या कुछ टेक्निक्स यूज करके लोगों को मोटिवेट करते हैं। और वो टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, वो टेक्निक हो सकती है लोगों को बोनस देना कंपनी के अंदर, प्रमोशन देना, रिकॉग्नाइजेशन देना, रिस्पेक्ट देना, इंक्रीमेंट देना, ये सब कुछ हो सकता है। लाइक हमारे स्कूल्स में भी क्या होते हैं, हमारे स्कूल्स में प्राइजेस हम लोग रखते हैं। प्राइजेस में आपको ट्रॉफीज मिलती हैं या आपको मेडल्स मिलते हैं, आपको बोल सकते हैं अप्रिसिएशन लेटर्स मिलते हैं। ये सब क्या है, ये सब मोटिवेटर्स है। ठीक है। तो ये मोटिवेटर्स के फैक्टर्स हो गए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसकी, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना, इसको फोर्स नहीं किया जा सकता। ये इंटरनल फीलिंग से जो आप फील करते हो, ठीक है, इसको आप फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट, प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब भी लोगों को आप मोटिवेट करते हो, इंड्यूस करते हो, तो आपको एंड थिंकिंग जो रहती है वो रहती है गोल अचीव करनी, गोल अचीव करना। आपने अगर चक दे इंडिया देखी होगी, तो चक दे इंडिया में शाहरुख खान जो है वो मोटिवेट करता है उनको, उन प्लेयर्स को, क्या, लास्ट में विनिंग के लिए। उनमें ना टीम बाउंडिंग होती है, उनका जो बोल सकते हैं टीम वर्क होता है वो बहुत लूज होता है, वो सब लोग अपनी अपनी मेंटेलिटी से वर्क करते हैं,
अपने अपने पर्सनल गोल अचीव करने के लिए वर्क करते हैं, बट एक मोटिवेटर बीच में आता है शाहरुख खान, और शाहरुख खान क्या करते हैं, पर्सनल गोल को ओवरसीड करके किस गोल को लेके आता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, ओवरऑल गोल्स को, और वो ओवरऑल गोल के लिए क्या करता है, उनको मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, गोल डायरेक्शन बिहेवियर आपको देगा, आप गोल की तरफ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, दोनों ही हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने हिटलर का एग्जांपल दिया, हिटलर का जो मोटिवेशन था वो भी मोटिवेट करता था लोगों को बहुत अच्छे से, बट वो नेगेटिव वर्क करने के लिए मोटिवेट करता था। गांधी जी यहाँ पे पॉजिटिव वर्क करने के लिए मोटिवेट करते थे। बट अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो अगर मैं बोलूं पॉजिटिवली अगर मोटिवेट आपको करना है तो क्या करोगे आप, मतलब पॉजिटिवली मोटिवेट करना है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम करना है तो क्या करोगे, पॉजिटिवली उसको बोनस दोगे, इंक्रीमेंट दोगे, उसको सैलरी इंक्रीज कर दोगे, मीन्स उसको रेस्पेक्ट या रिकॉग्नाइजेशन दोगे। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मक्कारी मार रहा है, अब इसको पनिशमेंट करना है, तो आप नेगेटिव मोटिवेशन यूज करोगे। नेगेटिव मोटिवेशन में क्या करोगे, उसको वार्निंग दोगे, मेमो दोगे, डिमोशन कर दोगे, उसका इंक्रीमेंट रोक दोगे, ये नेगेटिव मोटिवेशन। ठीक है। कभी कभी नेगेटिव मोटिवेशन भी मोटिवेशन की तरह वर्क करता है। अगर किसी को डिमोटिवेट करना है, हम लोग बोलते हैं ना, सुना ना, डिमोटिवेट करना, डिमोटिवेट करने का मतलब क्या है भैया, उसका प्रमोशन रोक दो या उसका इंक्रीमेंट रोक दो। अगर उसको, क्योंकि उसको पता है, हमें पता है वो वर्क तो कर नहीं रहा है, अब उसको समझ में आ गया कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा या मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो वो वर्क करेगा। तो कहीं कहीं पॉजिटिव मोटिवेशन वर्क करता है, तो कहीं कहीं नेगेटिव वर्क करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कैसे है, सबसे पहले हम लोगों ने आगे पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स में, जब हम लोगों ने डायरेक्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी तो ह्यूमन एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा। ह्यूमन एलिमेंट इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्यों बनाता है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मैनेजर्स को ह्यूमन नीड्स को समझना पड़ता है। मैनेजर नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग ही इज, उसके बाद उसको मोटिवेट कर पाएगा। क्या वो रिकॉग्नाइजेशन से खुश होगा, एक लेवल पे होता है ना कि एक लेवल पे अब पापा के लिए पैसा मैटर नहीं करता, अब पद मैटर करता है, पोस्ट मैटर करती है, रिकॉग्नाइजेशन मैटर करता है। एक लेवल तक में आपके लिए पैसा मैटर करता है, लाइक नाउ आपके लिए पोस्ट मैटर नहीं कर रही, आपके लिए पैसा मैटर कर रहा है राइट नाउ इन यूथ। पर जब आप 45 50 55 60 के हो जाओगे तब आपके लिए पोस्ट मैटर करेगी, पैसा मैटर नहीं करेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन से ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए कौन सा मोटिवेटर फैक्टर जो है मोटिवेशन का वो लगेगा। ये समझना, इसको मेजर करना, एक्यूरेटली मेजर करना, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को मेजर करना, उसकी अप्रोच देखना, ये सब कुछ क्या होता है बेटा, थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। एक चीज और है, ये डायनेमिक प्रोसेस भी है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, चेंज जैसे जैसे चेंज होता जाता है वैसे वैसे आपको अपनी जो मोटिवेशन की टेक्निक्स है वो भी चेंज करती जानी पड़ेगी। ठीक है। तो जैसे जैसे चेंजेस होगा वैसे वैसे चेंज करनी पड़ेगी। बट मोटिवेशन कंटिन्यूअस प्रोसेस, मोटिवेशन को एक बार मोटिवेट करने के बाद आप ऐसा नहीं है कि बस ये तो हो गया मोटिवेट। बहुत बार होता है ना, हम लोग किसी को सुनते हैं बहुत अच्छे से और हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, हम लोग बोलते हैं बस अभी टाइम टेबल बनाता हूँ, अभी वॉल पे लगाता हूँ, अभी पढ़ना चालू करता हूँ। वो 2 दिन 3 दिन उस टाइम टेबल को फॉलो किया और 4th डे वापिस क्या हो गया, खुश हो गए। अब वापिस क्या, किसका रिक्वायरमेंट लगा, मोटिवेशन का। मोटिवेशन इनर थिंग है, ये बात तो पक्की है, बट कुछ आउटर फैक्टर्स हैं जो इस इनर थिंग को जागृत कर देते हैं। कुछ आउटर फैक्टर्स हैं जो आपकी इनर थिंग को क्या करेंगे, अवेक करेंगे। तो अवेकनिंग विद इन द मोटिवेशन, बट ड्यू टू द आउटर फैक्टर्स, तो वो जरूरी हो जाता है आपको बाहर से मोटिवेशन लाना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनर मोटिवेट होते हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा घर जाते ही होमवर्क कर लेते हैं विदाउट किसी शाउटिंग के या विदाउट किसी मोटिवेशन के, वो होमवर्क कर लेते हैं सीधा सीधा। क्यों, ये इनर मोटिवेशन है, पहले होमवर्क करूंगा फिर खेलने जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे हैं पहले खेलने जाऊंगा फिर देखूंगा पापा डांटेंगे तो होमवर्क करूंगा, सर डांटेंगे तो होमवर्क करूंगा, डर से होमवर्क करूंगा। नेगेटिव मोटिवेशन से होमवर्क करूंगा पनिशमेंट मिलेगी, पॉजिटिव मोटिवेशन से होमवर्क करूंगा वेरी गुड मिलेगा। ये चीजें होती है जो मोटिवेशन को क्या करती है, कैरेक्टरिस्टिक्स में ढालती है अच्छे से। नेक्स्ट हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत ही फेमस थियरी है, किसने दिया है, अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो, जिसको हम लोगों ने मैस्लो नीड हियरार्की थियरी बोला है। ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पॉजिटिव ह्यूमन क्वालिटी को स्टडी किया
ठीक है। और इन्होंने एक हियरार्की बनाई ह्यूमन नीड्स के ऊपर, और इन्होंने एक बुक थी इनकी, उसमें इसको डाला जो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी के ऊपर थी। इसमें इन्होंने सबसे नीचे फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन को डाला या फिर नीड्स को डाला, ऐसा बोल सकते हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब जिसको मैं अगर हिंदी में बोलूं तो रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, ये फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है। मतलब फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग, दीज आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन। आदमी को क्या चाहिए? सबसे पहले तो आदमी को यही तीन चीज चाहिए होती है जिससे वो आगे सोच सके। उसके बाद उसको चाहिए होती है सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स में क्या क्या चाहिए होता है उसको? उसको चाहिए होता है उसकी बॉडी का सिक्योरिटी, उसको चाहिए होता है उसकी जॉब की सिक्योरिटी, उसको चाहिए होता है उसका रिसोर्सेस का सिक्योरिटी, ठीक है, उसको चाहिए होता है उसका फ्यूचर सिक्योर रहे, उसका फ्यूचर सेफ रहे। तो ये सारी चीजें होगी। बट जब तक फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं होती, जब तक आपके पास में फूड शेल्टर क्लोथ्स वाटर ये सब कुछ चीजें नहीं होती, तब तक आप सेफ्टी के बारे में नहीं सोच सकते। घर ही नहीं होगा तो सेफ्टी करके किसकी सेफ्टी करोगे? है ना, घर की सेफ्टी चाहिए तो घर होना पहले चाहिए। तो सबसे पहले तो आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जो सबसे पहली नीड्स होती है। उसके बाद आती है सेफ्टी, फ्यूचर सेफ होना चाहिए आपका। सेफ्टी में दो कैटेगरी आती है। पहला आती है फिजिकल सेफ्टी, जिसमें हम लोग आते हैं कि भैया इलनेस से सेफ्टी हो जाए तो इंश्योरेंस ले लो, एक्सीडेंटल सेफ्टी हो जाए तो कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब कुछ फिजिकल सेफ्टी में आता है। इकोनॉमिकल सेफ्टी में क्या आता है? इकोनॉमिकल सेफ्टी में आता है आपके इन्वेस्टमेंट्स, कि आपके पास इतना सफिशिएंट फंड आपके पास बैंक अकाउंट में रहे, या इन्वेस्टमेंट ऐसे रहे कि अगर कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी आ गई तो आप वो फंड को यूज करके उस इमरजेंसी को मिटिगेट कर, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो लव और बिलोंगिंग्स आता है, जिसको हम सोशल नीड्स या अफिलिएशन कहते हैं, ठीक है। अफिलिएशंस में क्या क्या आता है? अफिलिएशंस में आते हैं हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, सेक्सुअल इंटीमेसी, कंपेनियनशिप, अफेक्शन, ये सब कुछ किस में आते हैं? सोशल नीड्स। जब आपकी सेफ्टी की नीड्स पूरी हो जाती है तो यू गो फॉर द सोशल नीड्स, लव और बिलोंगिंग्स से आप लोग जाते हैं। उसके बाद जब ये सारी चीजें आ जाती है तो यू गो फॉर द एस्टीम। एस्टीम मीन्स आपकी इज्जत, मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आती है आपकी रेस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन जब आपको चाहिए होता है, ठीक है। इन तीनों से ऊपर उठ के आपको चाहिए कि लोग आपको पहचाने, आपको चाहिए कि जब आप ग्रुप में बैठे हो तब आपको लोग पहचाने। और ये यूजली किसमें देखा गया है? ये यूजली हायर लेवल एम्प्लॉइज में देखा गया है, टॉप मैनेजमेंट्स में देखा गया है, या लोअर मैनेजमेंट में टॉप लेवल पे देखा गया है। तो ये एस्टीम नीड्स आप फिर चाहते हो। और लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है बेटा? ये यूजली तब आता है जब आप पैसा खूब कमा चुके हो, पद भी आपके पास है, तो अब आपको कुछ भी नहीं चाहिए। अब आपका एक ही एम है कि आप मोरालिटी पे वर्क करो, आप क्रिएटिविटी पे वर्क करो। बोलते हैं ना, लास्ट में जाके जो दिल करता है उसके लिए वर्क करो। तो जब एम्प्लॉयज की सारी सेटिस्फेक्शन पूरी हो जाती है तो वो एक्चुअलाइजेशन नीड पे आता है। एक्चुअलाइजेशन नीड का मतलब होता है कि अब आप गोल, मतलब आप जो आपका गोल था वो अचीव कर चुके हैं, अब आपको कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स जिसको बोला जाता है, देन सेफ्टी ऑफ योर फ्यूचर, फिजिकल सेफ्टी, फिजिकल सिक्योरिटी या इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। फिर आता है लव्स, बिलोंगिंग, सोशल नीड्स और अफिलिएशन, जिसमें आपके फ्रेंड्स, फैमिली, वाइफ, रिलेशनशिप सारे आएंगे। देन गो फॉर द एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में यू गेट द रेस्पेक्ट और रिकॉग्नाइजेशन फ्रॉम द अदर्स। एंड लास्ट में यू गो फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास लास्ट में जब आप सब कुछ अचीव कर लेते हो तो फिर आपके पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये भी मोटिवेशन का एक तरीका है। या तो आप फाइनेंशियली, मतलब आप मॉनेटरी टर्म में सामने वाले को क्या करो? मोटिवेट कर दो इंसेंटिव देके, या नॉन मॉनेटरी टर्म में उसको क्या करो? मोटिवेट कर दो। इसका मतलब होता है समथिंग मोर देन रेगुलर सैलरी और वेजेस। इसका मतलब ये नहीं है कि सैलरी दे रहे हैं तो भैया मोटिवेट हो जाएगा, सैलरी के अलावा कुछ दो। या तो उसको इतना अप्रिसिएशन कर दो सैलरी के साथ में कि वो खुश हो जाए बंदा, या फिर सैलरी के साथ में उसको कुछ ऐसा दो जिससे वो खुश हो जाए, कुछ अलाउंस दे दो, कुछ प्रॉफिट शेयरिंग दे दो, कुछ बोनस दे दो। ये अगर उसको दोगे तो वो फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में आएंगे। तो पहले हम लोग एफआई समझते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है वो इंसेंटिव जिसको अपन टर्म ऑफ मनी में कैलकुलेट कर सकते, मतलब जिनको अपन रुपए पैसे में तोल सकते हैं, ठीक है।
क्या क्या आएगा, पे अलाउंसेस, प्रॉफिट शेयरिंग दे दो उसको, मतलब भैया कोई इंप्लॉई है उसको बोलो कि भैया तू जो कमाएगा ना उसमें 50% तेरा, सैलरी तो है 50% तेरा तू रखना। मतलब ये है कि सैलरी तेरे को 20,000 पर मंथ मिल रही वो तो मिलेगी, पर अगर तूने 1 लाख रुपए की सेल कर दी और उस 1 लाख रुपए पे मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 10,000 तेरा 10 मेरा, वो सैलरी के अलावा। तो ऐसा कुछ करके उसको प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एग्री कर लो। को पार्टनरशिप या स्टॉक ऑप्शन दे दो उसको, स्टॉक ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कंपनी के शेयर्स उसको दे दो, बोनस दे दो उसको, एडिशनली कमीशन दे दो, प्रोडक्टिविटी लिंक विद वेज इंसेंटिव्स, हम लोगों ने वो पीस रेट प्लान पढ़ा हुआ है, जितना पीसेस बनाओगे उतना पैसा मिलेगा। रिटायरमेंट बेनिफिट उसको दे दो, भैया रिटायरमेंट पे तेरे को इतना इतना मंथली मिलता रहेगा। पर्क्स दे दो, फ्रिंज बेनिफिट दे दो या परक्यूसिट्स दे दो, ये सब कुछ आ सकता है। अब फ्रिंज बेनिफिट मेरे से पूछते हैं बच्चे कि फ्रिंज बेनिफिट का मतलब क्या होता है, तो फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब यही होता है जो हम लोग पर्क्स या परक्यूसिट्स करते हैं, ये एक दूसरे के सिनोनियम्स नाम है, कभी कभी इसको फ्रिंज बेनिफिट भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन का पैसा दे दो, हाउस फैसिलिटी उनको दे दो, फ्री हाउस फैसिलिटी दे दो। ठीक है, मतलब सैलरी से ऊपर आप जो भी दोगे वो सारा मॉनेटरी इंसेंटिव्स में आएगा। रेगुलर सैलरी या वेजेस को छोड़ के जो भी दे रहे हो वो मॉनेटरी में, अगर अपन उसको मनी के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉन मॉनेटरी टर्म्स में क्या आएगा, नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल में क्या आएगा, जिसको मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको एक स्टेटस दे दो। स्टेटस का मतलब रैंक, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्नाइजेशन दे दो। ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट जो है उसमें आप ऐसा चेंजेस करो ताकि क्या लगे, इन्फ्लुएंस हो जाए, पॉजिटिव अप्रोच आ जाए उसकी। हो सकता है कभी कभी किसी सुपीरियर से किसी सबॉर्डिनेट की जमती नहीं है, तो आप उस सबॉर्डिनेट्स को किसी और सुपीरियर के अंडर में ट्रांसफर कर दो, ताकि वो क्या हो सके, मोटिवेट हो सके। एक सर को पता है यार इसके साथ मेरी जमती नहीं है तो मेरे को सर ने वहां भेज दिया। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट को चेंज कर सकते हो, करियर एडवांसमेंट दे सकते हो आप। ठीक है, आप उसको बताओ भैया कि यहाँ तू इस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है तो इस तरीके से तुझे प्रमोशन मिल सकता है, या उसको अपॉर्चुनिटी दो, उसका ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की व्यवस्था करवाओ ताकि उसका करियर क्या हो सके, उसकी स्किल और एफिशिएंसी बढ़ सके। ठीक है, जॉब एनरिचमेंट या असाइनमेंट ऑफ चैलेंजिंग जॉब्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बोर वर्क पसंद नहीं आता, एक ही काम करना पसंद नहीं आता, तो बहुत सारे लोग इस वजह से क्या होते हैं, मोटिवेट नहीं होते। तो बहुत सारे लोगों को जॉब एनरिचमेंट चाहिए होता है, जॉब में हमेशा टास्क चाहिए होता है, एक टास्क, चैलेंजिंग टास्क चाहिए होता है। ठीक है, और ये यूजली यूथ में देखा गया है, ओल्ड में नहीं आता इतना, जो एजेड पर्सन है उसमें नहीं आता, यूथ में रहता है। तो यूथ में जो देखा गया है, तो मोटिवेट करने के लिए लोग उनको क्या बोलते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं, बहुत सारे टास्क असाइनमेंट्स देते हैं, ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया तो तुम्हारी सैलरी जो होगी 20% हाइक, बड़े बड़े असाइनमेंट्स देते हैं। ठीक है, या डायरेक्टली वो असाइनमेंट का प्रॉफिट शेयर कर देते हैं उनके साथ में। तो अब असाइनमेंट देना ही अपने आप में नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, असाइनमेंट के साथ प्रॉफिट देना फाइनेंशियल इंसेंटिव है। ठीक है, समझ में आया, दोनों एक साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइजेशन, आप समझते ही हैं रिकॉग्नाइजेशन देना एम्प्लॉइज को। ठीक है, एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइजेशन, ईगो सेटिस्फाई करना उनका। ठीक है, देन जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ी चीज है, जॉब सिक्योरिटी अगर एम्प्लॉय को रहेगी, उसको पता है कि यार मुझे इस कंपनी से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मैं हूं। कभी कभी ये नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो जाता है, पर कभी कभी ऐसा रहता है कि जब मुझे पता है कि मेरी कंपनी है, मैं इस कंपनी में इतने साल से हूं, इतने साल से काम कर रहा हूं और करूंगा, जब जॉब सिक्योरिटी उसके मन में आ जाती है, जब वो परमानेंट और कंफर्मिंग लेटर उसके पास आ जाता है, वो परमानेंट एम्प्लॉय हो जाता है, तब वो खुल के वर्क करता है। ठीक है, इसका ऑल दो नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, मैं बोल रहा हूँ उसको, अगर ऐसा लगेगा कि भैया मेरे को, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में आप देखते हो ना, गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में जो पर्सन है उनको पता है कि हमें कोई नहीं निकाल सकता, गवर्नमेंट निकालेगी नहीं मेरे को यहाँ से जॉब से, तो जब जॉब सिक्योरिटी है तो वो मक्कारी मारते हैं। पर कभी कभी जॉब सिक्योरिटी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डालती है, अगर बंदे को पता ही नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को अगर ऐसा लगता है यार कि मुझे इस फॉर्म के लिए लॉन्ग टर्म काम करना ही नहीं है, तो मैं क्यों इस फर्म की तरक्की में अपना हाथ डालूं, क्यों इसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल में अपना पार्टिसिपेट करूं, मैं तो मेरा काम करूं ना, ओन गोल के लिए वर्क करूं ना, लॉन्ग टर्म गोल के लिए फिर नहीं सोचेगा आदमी। तो इस वजह से जॉब सिक्योरिटी जरूरी रहती है। दूसरा, एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में दो, पूछो उनसे डिसीजन मेकिंग में, हर टाइम उसकी सलाह लो, मशवरा करो। और ऑटोनॉमी और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट दो। ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम दो सबऑर्डिनेट्स को, यू टेक योर डिसीजन, वी आर विथ यू। हम लोग भी तो देखें कि एम्प्लॉय कितना कैपेबल है, तो वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, वो अपनी मेंटल कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा, वो उस पर वर्क करेगा, दिखाएगा, उसका बेस्ट देगा, बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा।
तो ये सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के लिए जाती है। आज के लेक्चर में यहीं तक हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। लास्ट कोटेशन इज फॉर यू। समटाइम्स वी आर टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बहुत बार हमें अपनी वीकनेस के लिए वीकनेस को शो नहीं करना पड़ता। जब हम टेस्ट होता है हमें अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करना होता है। तो वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। वीकनेसेस अगर है तो उसको कम करना है, पर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। कभी कभी वीकनेसेस कम नहीं कर पाते, पर स्ट्रेंथ को इतना बढ़ा दो कि वीकनेसेस आपके सामने टिके ही नहीं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे डायरेक्टिंग को। ओके, थैंक यू सो मच बेटा।